नमस्कार, विराट 24 न्यूज से मैं हूं आपके साथ अजिता। आज हम बात करेंगे रीवा रियासत के इतिहास की। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की गोद में फैले हुए विंध्य प्रदेश के मध्य भाग में बसा हुआ रीवा, जो मधुर गान से मुग्ध तथा बादशाह अकबर के नवरत्न जैसे तानसेन एवं बीरबल जैसे महान विभूतियों की जन्मस्थली रही है। कलकल करती बीहर एवं बिछिया नदी के आंचल में बसा हुआ रीवा शहर बघेल वंश के शासकों की राजधानी के साथ साथ विंध्य प्रदेश की भी राजधानी रही है। आज हम बात करेंगे बघेल वंश की। इतिहासकारों का कहना है कि इस रियासत की कई अनसुलझी कहानियां हैं। कुछ इतिहासकारों ने वीरों की नगरी बताया, तो किसी ने मुगल सल्तनत व अंग्रेजों से मुक्त राज्य बताया। हम बताएंगे क्या रियासत कभी अंग्रेजों के अधीन रही है। जब हम बात करते हैं बघेल वंश की, तब प्रश्न उठता है कि आखिर रीवा में ही राजधानी क्यों बनी और रीवा नाम कैसे पड़ा और रीवा कब अंग्रेजों के अधीन रहा। बता दें कि रीवा शहर का नाम रेवा नदी के नाम पर पड़ा, जो कि नर्मदा नदी का पौराणिक नाम कहलाता है। पुरातन काल से ही यह एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है, जो कि कौशाम्बी, प्रयाग, बनारस, पाटलिपुत्र इत्यादि को पश्चिमी और दक्षिणी भारत को जोड़ता रहा है। बघेल वंश के पहले अन्य शासकों के शासनकाल जैसे गुप्त काल, कलचुरी वंश, चंदेल एवं प्रतिहार का भी नाम संजोय है। आज हम आपको रीवा के इतिहास से जुड़ी हुई कई अनसुलझी कहानियां बताएंगे, तो देखिए विराट 24 न्यूज की यह खास रिपोर्ट। यह तो सभी जानते हैं कि रीवा का बघेल वंश गुजरात से आया सोलंकी वंशज है। यहाँ आकर इन्हें बघेल की उपाधि मिली और बांधवगढ़ से राज्य शुरू किया। कुछ सदियों बाद सरदार विक्रमादित्य सिंह ने अपनी राजधानी रीवा में स्थापित किया और पूर्ण रूप से बने किले को अपना दरबार बनाया। समय की घड़ी चलती रही और रीवा के सरदारों को 1760 में मुगल शहंशाह शाह आलम द्वारा राजा का खिताब दिया गया। वह भी तब जब उन्होंने मुकुंदपुर में अंग्रेजों से भागते हुए पनाह ली थी। अब आते हैं राजा रघुराज सिंह के काले कार्यकाल में और जानते हैं कि उनके संबंध में प्रोफेसर DEU बेकर ने क्या लिखा है, जिनके कार्यकाल से जुड़ा यह हमारा एपिसोड है। हमारा उद्देश्य रीवा की जनता को कुछ अनसुलझे पहलुओं से अवगत कराना है, जो शायद यहाँ के लोगों को नहीं मालूम है। अभी तक हम जानते थे कि रीवा कभी गुलाम नहीं रहा, लेकिन डेविड बेकर ने अपनी लिखी किताब में कुछ और ही जानकारी साझा की है, वो भी रियासत के महत्वपूर्ण पद में बैठे व्यक्ति और उसके परिवार से जानकारी जुटाकर। प्रोफेसर डेविड बेकर ने लिखा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौरान महाराजा रघुराज सिंह रीवा की गद्दी में पिछले 3 वर्षों से राज कर रहे थे। अपनी राजनीतिक क्षमता के चलते उन्होंने रीवा को अंग्रेजों और क्रांतिकारियों की लड़ाई से दूर रखा और रीवा ब्रिटिश सरकार से महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखा। रघुराज सिंह का जन्म 1823 में हुआ था और 1851 में उनका विवाह उदयपुर की एक राजकुमारी के साथ करवाया गया। युवराज ने एक बार अपने पिता विश्वनाथ सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और गद्दी हथियाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एक बड़ी सेना के साथ किला पहुंच गए थे। किला पहुंचने पर उन्होंने पाया कि किला के दरवाजे बंद थे, जिसके चलते उन्हें वापस होना पड़ा। पिता पुत्र के बीच समझौता कराने के उद्देश्य से राजपुरोहित ने शाम को पिता पुत्र को बिना जानकारी दिए भोजन का न्योता दिया और दोनों को आमने सामने बैठा दिया। दोनों ने एक साथ भोजन किया। मामला तब शांत हुआ जब पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा अगर तुम इंतजार करोगे, और वही हुआ भी। रघुराज सिंह के शासनकाल में डकैती, सती प्रथा तथा अनिश्चितता का शासन चलता था, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने 1857 में रीवा को एक पॉलिटिकल एजेंसी बना दिया। 1857 की लड़ाई की आग जब रीवा शहर पहुंची तो महाराजा अपने जनाने के साथ बांधवगढ़ चले गए और कब लौटे
जब उनको जानकारी हुई कि मऊगंज के तहसीलदार क्रांतिकारी कुंवर सिंह का रीवा से रास्ता रोकते हुए उन्हें बांदा रोड जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। बघेलखंड में इस क्रांति की उथल पुथल लगभग 1858 तक चलती रही। महाराजा रघुराज सिंह और उनके पॉलिटिकल एजेंट ओजवेन दोनों मिलकर एक संतुलित खेल खेल रहे थे, जिसमें महाराजा रघुराज सिंह खुले तौर पर अंग्रेजों का साथ देते और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों को बघेलखंड में उकसा रहे थे। ठाकुर रणमत सिंह जो इस क्रांति में शरीक थे, उन्हें ओजवेन के बंगले से 1 मील दूर रीवा शहर में महाराजा द्वारा शरण दी गई थी। जब सुहागपुर की क्रांति हुई तो यह प्रतीत हुआ कि महाराजा रीवा एक राजदूत की तरह क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से जंग करने के लिए भड़काते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों को सूचना देते हैं ताकि अंग्रेज इनसे सैन्य बल की मदद मांगे। 1858 में कानपुर के केंद्रीय दरबार से महाराजा रघुराज सिंह को लॉर्ड कैनिंग के आशीर्वाद के साथ साथ सोहागपुर और अमरकंटक जिले तो मिल गए, लेकिन इन गतिविधियों के बावजूद रीवा राज्य में सब कुछ ठीक नहीं था। महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद रीवा के इलाकेदारों और पवाईदारों ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता रघुराज सिंह के शासनकाल में हासिल कर ली। रीवा राज्य का राजस्व 1856 से 1875 के बीच 20 लाख से घटकर 10 लाख रुपए हो गया, जो कि खोई हुई स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि महाराजा खुद इलाकेदार और पवाईदार पर कार्यवाही नहीं कर रहे थे एवं राज्य की शासकीय जमीनें खुले हाथ लुटा रहे थे। महाराजा का रीवा में सिर्फ एक नाम रह गया था, जबकि उनकी शासकीय ताकत कब की जा चुकी थी। रीवा रियासत जमींदारों का एक समूह बन गया था, जिनके अपने स्वार्थ, नफरत एवं ईर्ष्याएं थी। इस बीच महाराजा ने अपना आखिरी दांव 1870 में खेला, जब उन्होंने रीवा रियासत के लिए केंद्र सरकार से रीवा की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर्ज मांगा। महाराजा के हाल कुछ यूं थे कि उन्हें मूल खर्च चलाने के लिए महाजनों से कर्ज मांगना पड़ रहा था। केंद्रीय सरकार ने रीवा को 10 लाख का कर्ज दिया, जिसे 6 वर्ष के कार्यकाल में 5% ब्याज के साथ चुकाना था। लोन की पहली किस्त जब दरबार पहुंची तो पॉलिटिकल एजेंट J.R. गुडफेलो ने यह किस्त दरबार को दी और कहा कि आप जैसे चाहें इस रुपए का उपयोग करें। सुबह उन्हें मालूम हुआ कि यह रुपया बिना जवाबदारी के गायब हो गया। इसकी जानकारी ब्रिटिश अफसरों को हुई तो अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंट को बदल दिया और दुनियादारी जानने वाले बैनरमैन को उनकी जगह बैठा दिया। समय पर महाराजा रघुराज सिंह का यह कर्ज नहीं चुका पाए और उन्होंने स्वीकार किया कि वह राज्य नहीं चला सकते और राज्य चलाने का अधिकार 1875 में अंग्रेजों को सौंप दिया। इस तरह से रीवा रियासत 4 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन रहा। अंग्रेजों ने 1880 में इसे मुक्त किया, तब जब 1878 में पूरा कर्ज चुकता कर दिया गया। यह घटना विराट 24 जाने माने प्रोफेसर अंग्रेज राइटर D.E.U. बेकर की उस किताब के आधार पर कह रहा है जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया है। बेकर ने अपनी किताब में रीवा रियासत के उच्च पद में बैठे पदाधिकारी और उनके परिवार के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लिखा है। हमारा उद्देश्य लोगों को किताब में लिखे तथ्यों की जानकारी देना था।
आइए जानते हैं रीवा रियासत के वारिस महाराजा पुष्पराज सिंह और इतिहास के जानकार असद खान का इस संबंध में क्या कहना है। मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया हूँ। 1875 तो लगभग वो समय था जब म्यूटिनी ख़त्म हुई और फिर विक्टोरिया के अंडर में भारत आया। लेकिन जो महाराज रघुराज सिंह जी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को तो मैं एक बहुत अति विशेष कार्यकाल मानूंगा, इसलिए कि ये उसी समय हिंदी को इतना ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पर मिला, कविता को इतना बढ़ावा यहाँ पर मिला, तो ये चीज़ देखी गई है। अगर आप मुगल शासन को भी देखें तो जो गोल्डन पीरियड था वो शाहजहां के टाइम में दिया गया, अकबर के टाइम में नहीं दिया गया। जो स्वर्ण युग जिसको कहते हैं, भारत में केवल दो ही स्वर्ण युग थे, एक तो गुप्ता पीरियड में और एक मुगल कालीन में शाहजहां के टाइम में। शाहजहां के समय में इसलिए दिया गया, अकबर के समय में इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों का बढ़ावा हुआ, अच्छी अच्छी इमारतें बनी, सब बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ख़ास तौर से जब साहित्य और कल्चर का बढ़ावा होता है, लिटरेचर और कल्चर का बढ़ावा होता है, उस समय को ये माना जाता है कि बड़ा शांत समय रहा है। कोई उपद्रव नहीं था, कोई बाहर से आक्रमण नहीं था, कोई बाहर से खतरा नहीं था, तो तभी इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है। मैं उसी प्रकार से रीवा राजघराने का जो इतिहास हमारा यहाँ का है, जब से हम लोग बांधवगढ़ छोड़ के रीवा में स्थापित हुए, तो बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही अथॉरिटी से ये कह सकता हूँ कि जो महाराज रघुराज सिंह जी का जो कार्यकाल था वो ऐसा कार्यकाल था जिसमें सारी चीज़ों की वृद्धि हुई, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे वो भाषा की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो कविता की हो, चाहे वो संस्कृति की हो। तो ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि बहुत ही गलत तरीके से लिखा गया है। कहीं पर हमारे पास भी हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी हमने नहीं पढ़ा है। नहीं, हमारा संवाद हमेशा इतिहासकारों से होता रहता है, हमारे बघेल क्षेत्र के इतिहासकारों से भी होता रहता है, बाहर से भी होता रहता है। मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ से जुड़ा भी हूँ जो इतिहास संबंधित हैं। तो ये कहीं भी नहीं आया है कि हमने ये कह दिया कि हम अक्षम हैं रूल करने के लिए और आप हमारी तरफ से चलाइए और इकोनॉमी जनरेट करिए और देखिए, डेविड बेकर जी मेरे पास आते थे, रीवा आते थे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अब मेरे गुरु प्रोफेसर अख्तर हुसैन निज़ामी साहब के पास भी आते थे। तो डेविड बेकर ने जो किताब में लिखी है कि राजा का खिताब शाह आलम ने दिया बघेलों को, वो गलत है, ये सरासर गलत है। चूँकि मुग़लों की किताब देखिए, आइन अकबरी देखिए, उसके जहांगीरी देखिए, और जो बाबर की कुछ किताब है बाबरनामा, उसमें देखिए, तो ऐसा आप कहीं नहीं पाएंगे। मुग़लों ने इनको बराबर मान्यता दी थी, इनकी इज्जत करते थे बघेल नरेशों की, और बघेल नरेशों ने काफ़ी मुश्किल हालात में उनकी मदद की है मुग़लों की, इसलिए इनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो जो डेविड बेकर ने लिखा है या कहा है कि शाह आलम ने इनको राजा की उपाधि दी, वो गलत है। मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ जो फैक्ट है कि 1758 में शाह आलम जो मुगल बादशाह था, लॉर्ड क्लाइव से लड़ते हुए हार गया कलकत्ते में, और उसकी बेगम जो थी गर्भवती थी, और महाराजा रीवा उस वक्त अजीत सिंह महाराजा थे रीवा के, और महाराजा अजीत सिंह और शाह आलम की अच्छी दोस्ती थी। तो शाह आलम कलकत्ते में हारने के बाद वो मनगवा तक आया अपनी बेगम को लेके,
और महाराजा रीवा उसकी अगवानी करने गए, महाराज अजीत सिंह मनगमा तक। शाह आलम ने कहा कि मैं इस वक्त मुश्किल हालात में हूँ, मैं अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए सेना इकट्ठे करने जा रहा हूँ, आप मेरी बेगम को अपने पनाह में रखें, सुरक्षित रखें। तो बेगम को वो ले आए अपने पनाह में और सुरक्षित रखा मुगल बेगम को। तो सबसे पहले जो उनका आगमन हुआ है वो बड़ी दरगाह के पास कुछ सरकारी बैरक बनी थी, वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद बिश्य नदी किनारे जो बादशाही मस्जिद है यहाँ पर रोक दिया, नदी किनारे, क्योंकि बिश्या के जो मुसलमान थे वो गुजरात से आए थे और महाराजा रीवा के बड़े ही विश्वास पात्र थे, सैनिक थे, अच्छे लड़ाका योद्धा थे। इस मद्देनजर मुगल जो सैनिक थे, लमाजमे के लोग जो थे, उनको बिश्य नदी के किनारे बसा दिया, रख दिया। अब बेगम को मुकुंदपुर भेज दिया। मुकुंदपुर की गढ़ी में बेगम जो उनकी मुबारक महल थी उनको रखा वहाँ पे, और वहाँ पर अकबर सानी की पैदाइश हुई। अकबर सानी मुगल बादशाह वहाँ पे पैदा हुआ, बाद में वो गद्दी में बैठा, और जब वहाँ पैदा हुआ मुकुंदपुर की गढ़ी में, तो महाराजा अजीत सिंह ने उसके खानगी के लिए, उसके गुजारे के लिए पूरे परगने के, मुकुंदपुर जो परगना था उसकी आमदनी जो शहजादा अकबर सानी था उसे गुजारी के लिए लिया। 1759 में अकबर सानी की पैदाइश हुई। बहरहाल जब हालात अच्छे हुए तो महाराजा अजीत सिंह ने बेगम को मुगल बादशाह के पास भेज दिया। लेकिन जो 1759 से आमदनी देना शुरू किया था इन्होंने मुगल बादशाह के खानगी के लिए, गुजारे के लिए, वो 1857 के महान क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर तक जारी रही। अब 1759 से 1857 तक लगातार आमदनी भेजते रहे। ये अंग्रेजों को नागवार गुजरा, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान रीवा के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाया और नाक में दम कर रखा था यहाँ क्रांतिकारी ठाकुर रणमत सिंह, श्याम शाह, रजनीत राय दीक्षित, पंजाब सिंह, धीर सिंह, शहामत खां और भी उनके बहुत साथी थे। तो जो रीवा का पॉलिटिकल एजेंट था आसवर्ण, रीवा में बैठता था, वो पूरे राज्य की निगरानी रखता था और पूरा हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल को वो पूरी रिपोर्ट भेजता था। तो महाराजा रघुराज सिंह को कहा जब इनका पीरियड आया कि आप जो मुकुंदपुर परगने की आमदनी मुगलों को भेज रहे हैं, बहादुर शाह जफर को भेज रहे हैं, वो बहादुर शाह जफर क्रांतिकारियों का नेता है और पूरा क्रांतिकारियों पर पैसा खर्च कर रहा है। अगर आप पैसा देना बंद नहीं करेंगे तो हम आपको रद्द कर लेंगे रीवा राज्य को। बहरहाल दबाव में महाराजा रघुराज सिंह थे अंग्रेजों के, उन्होंने आमदनी भेजना बंद कर दिया मुकुंदपुर का। क्या इसी कारण से ये कहा जाने लगा है कि बेकर ने लिखा कि जो राजा रघुराज सिंह थे वो अपने यहाँ क्रांतिकारी थे, उनकी सूचना देते थे, उनको सपोर्ट नहीं करते थे, इस पे क्या सच्चाई है? देखिए, महाराजा रघुराज सिंह जो थे अंदर से पूरी तरह क्रांतिकारियों की मदद करते थे, पैसा भेजते थे, असलाह भेजते थे, बंदूकें भेजते थे, तलवार भेजते थे, घोड़े भेजते थे, लेकिन ऊपरी तौर पे वो उनकी मदद नहीं कर पाते थे, लेकिन अंदरूनी तौर पे उनकी खूब मदद किया क्रांतिकारियों को। डेविड बेकर ने लिखा है कि राजा रघुराज सिंह ने उस समय 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था, कर्ज नहीं चुका पाए, जिसके कारण से उन्होंने यहाँ तक पत्र केंद्र से लिया था, दे दिया था। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। महाराजा रघुराज सिंह ने केंद्र से कोई कर्ज नहीं लिया। सबसे जो खराब हालात थे रीवा के तो महाराजा अजीत सिंह के ज़माने में था, और राजा अगर व्यापारी से कोई कर्ज ले रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कर्ज लेते थे, कर चुका देते थे। लेकिन महाराजा रघुराज सिंह के वक्त में हालात बुरे नहीं थे, अच्छे हालात थे। कोई कर्ज नहीं लिया, कोई 10 लाख का कर्ज नहीं लिया। ऐसी कई अनसुलझी कहानियां हम आपको बताते रहेंगे। इसी तरह जुड़े रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।